तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास नंबर है 4। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, जो डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं। प्लीज़ वो पहले जाके क्लास 1 से देखें और आज की क्लास और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मान के चलिए क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो इसको तैयार करेंगे अच्छे से। तो आगे बढ़ने से पहले लास्ट क्लास में ही हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इसका नाम है ऑर्बिटल्स, ठीक है? क्या होते हैं ऑर्बिटल्स? जल्दी से बताएँगे, डेफिनिशन वैसे लिखिए सामने आपके, मैंने बताया था, ये 3 विमाओं वाला वेव फलन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है ना? दैट मीन्स इट इज़ अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन इन व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये हमने पढ़ा था, है ना? ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दैट मीन्स सिंपली सबसे सिंपल भाषा में, कि इलेक्ट्रॉन का घर होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का घर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम जानते हैं एटम, परमाणु, इसी परमाणु के अंदर ऑब्वियस है ये ऑर्बिटल्स होते होंगे, ठीक है? इस परमाणु के अंदर ही ये ऑर्बिटल्स होते होंगे। अब इस एटम की जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसकी क्या ऊर्जा होती होगी, क्या इसकी एनर्जी होती होगी, ठीक है? तो आज का कंसेप्ट यही है, एनर्जी, ठीक है? ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है? तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा होती होगी, ठीक है? ये आज की क्लास में हम समझेंगे, जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक ऑर्बिटल में कितनी होती है, ठीक? तो ऑर्बिटल, क्योंकि जनरली हमें जो सिलेबस में दिया है केवल ऑर्बिटल लिख के छोड़ दिया, तो ऑर्बिटल में क्या-क्या पढ़ना चाहिए? तो जितने कांसेप्ट्स, डायमेंशंस बनते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे एज़ पर बीएससी लेवल, नहीं तो ऑर्बिटल खुद में एक पूरा अच्छा क्लासिफाइड टॉपिक है, ठीक है ना? पर इसको उतना पढ़ेंगे जितना हमें एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए ज़रूरत है, ठीक? तो एनर्जी का जो फ़ॉर्मूला होता है, आप चाहें तो मैं इसकी डेरिवेशन करा सकता हूँ, बट फिलहाल आप क्या करें, ये फ़ॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लें, ठीक है? क्योंकि हमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, हमसे कांसेप्ट पूछे जाएँगे, तो कांसेप्ट्स यहाँ से निकल के आती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये एनर्जी का फ़ॉर्मूला, दैट मीन्स एनर्जी किसी n ऑर्बिटल में, जहाँ पे n आप सभी जानते हैं, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? यह मुख्य क्वांटम संख्या है, ये सब आप जानते हैं, और जो कि n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती है। दैट मीन्स ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं ना, नेचुरल नंबर हैं। तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल में है, ठीक है? और बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये कौन-सा एटम है, तो मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एटम है। हालाँकि ये बोहर की इक्वेशन को ही मान के चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बट कांसेप्ट हमारे जैसे चल रहे थे, क्योंकि हमें बेसिकली ये नहीं समझना क्रोनोलॉजी, हमें बेसिकली ये समझना कांसेप्ट क्या है ना? क्रोनोलॉजी से ज़्यादा अभी इस वक़्त कांसेप्ट है, कांसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिएगा, तो कोशिश करी गई है हर टॉपिक को एक कांसेप्ट बेस पे आपको समझाने की। तो एनर्जी इक्वल टू कितना है, RH माइनस का RH अपॉन में कितना, इनटू, सॉरी, अपॉन में एन स्क्वायर बोल सकता हूँ या इनटू 1 बाय एन स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है? आरएच जो राइडबर्ग कांस्टेंट है, आरएच इसको हम कहते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इट इज कॉल्ड राइडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है? इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू, आरएच की वैल्यू होती है कितनी, 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? 2.18 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 18, ये आरएच की वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आसान है बहुत याद करना, ये भी 18 है, तो 10 की पावर में भी कितना जाता है, 18 ही जाता है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं सिंपली, ठीक है? अच्छा, आरएच की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, कई बार ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, हालांकि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो समझिए ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? टफ लेवल का इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, ठीक है? क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करके ये फॉर्मूला सारे हमें मिलते हैं। तो आरएच की वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई स्क्वायर एम इंटू ई की पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर, जहाँ पे बच्चों ई क्या है? ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है 1.602, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602, ठीक? कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, ठीक है? और इसके बाद एम क्या है? एम ऑब्वियस बात है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास भार कितना होता है? 9.1 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम होता है, ठीक है? एच, एच है प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड होता है, ठीक है? वैल्यूज याद होती हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज ये एग्जाम में गिवन होती हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आरएच की वैल्यू डायरेक्ट पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएच, ध्यान रखना 2 पाई स्क्वायर
m e की पावर 4 अपॉन में h स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद पाई का मान आप जानते हैं 22/7, ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं 3.142857 इस तरीके से आता है, डॉट 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 सो ऑन रिपीट होता है। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूला में, तो आप जानेंगे कि आरएच की वैल्यू, जो ये वैल्यू है ना, ये इतनी हमें निकलती हुई दिखाई देगी। तो समझ में आया आरएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी? ठीक है, मन करता है किसी का मन ना लग रहा हो, ठीक, तो ये सारी वैल्यूज रख के पुट करके देख के सॉल्व कर लीजिएगा। अदरवाइज हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया, हमें डेरिवेशन से ज्यादा मेन आउटकम पे फोकस करना है। तो चलिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो देखो एनर्जी किसी nth ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन की एनर्जी, हाइड्रोजन की ऊर्जा किसी nth ऑर्बिटल में, n वाले ऑर्बिटल में कितनी होगी, ये होगी माइनस का 2.18 गुणा में कितना, 10 की घात -18, ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर। और हम किस में निकाल रहे हैं, ये एनर्जी जूल में निकाल रहे हैं, और किस में, एक एटम के लिए, तो जूल पर एटम, ध्यान रखिएगा यूनिट के साथ याद रखना है। एनर्जी कितनी है, माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जूल पर एटम, इसकी यूनिट जूल पर एटम है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन देखते हैं कि हम जूल पर एटम को जूल पर मोल में निकालेंगे, किलो जूल पर मोल में निकालेंगे, और क्या हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सरल सरल सी बातें हैं, ठीक। तो समझिएगा, एनर्जी एनर्जी कितनी होती है, ये होता है चार्ज इंटू में चार्ज इंटू में उसका पोटेंशियल, ठीक है, आवेश गुणा में उसका पोटेंशियल, ठीक। तो अब जरा समझिएगा, एनर्जी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। और चार्ज की यूनिट आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसको ई लिख देता हूँ, और इनटू में वोल्ट। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जूल को लिख सकते हैं, तो इसको भी जानना है, इसको भी समझना है। तो ऑलरेडी अगर हम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन की और वोल्टेज की, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा कितना, 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे वैल्यू आई, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी देखा कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रख दीजिए, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं इसकी यूनिट वी होती है, ठीक है। सी इंटू वी भी क्या होता है आपका, जूल एनर्जी ही होती है, ठीक है। खैर इतना कंसेप्ट आपको नहीं समझना, ना ही इतना कंसेप्ट पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं पूछूं 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आपको पता है ये संख्या जूल में गुणा हो रही है, ये संख्या जूल में गुणा हो रही है, जिनके ये भी बेस में थोड़ी सी समस्याएं आती है, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चों को यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन में समस्याएं होती हैं। तो समझ लो, इसको एक बार समझ लो, बार-बार मैं इसको नहीं समझाने वाला, ठीक है ना। तो इसको एक बार ही समझ लो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, जूल लिखा है, तो गुणा में 1 जूल लिख देता हूँ। व्हाई? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करता हूँ तो ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी, है ना। एक किसी भी संख्या में 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से समझो, ये 1 जूल है, इस संख्या को आपको पता है ये 1 जूल के गुणा में है, इक्वल टू किधर जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 गुणा में 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लो ये गुणा में है जूल के, इक्वल टू किधर आ गया, तो ये डिवाइड में आ गया। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको जरा आप डिवाइड करके देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 6.2 गुणा में कितना, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 जूल में जनरली कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6.2 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही लगभग आता है, 6.23 या 21 ऐसे समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये डायरेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से मान लो मुझे रटा हुआ है तो इसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, तो करके देख लेना सॉल्व, इतना ही आएगा। आप जानते हैं -19 है, ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0.62 समथिंग, और एक डेसिमल और खिसका देंगे तो 6.2 आ जाएगा, ठीक है। 6.2 इसलिए लिखा है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन होता है, और आप जानते होंगे साइंटिफिक नोटेशन जनरली साइंटिफिक भाषा में जब भी आप इक्वेशंस को लिखते हैं, समीकरण को लिखते हैं, तो इसी फॉर्म में होना चाहिए, तो वही आपने लिखा है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं 1 जूल की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो ई एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 2.18 गुणा में कितना, 10 की घात -18, ठीक, अपॉन में एन स्क्वायर। स्पीड में थोड़ा इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चे यहाँ केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं तो उनको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया होता होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। फिर भी किसी को लग रहा है कि स्पीड में ज्यादा चल रहा हूँ, तो मैं कहूंगा 0.75 पे लगा के सुन लो, हालांकि इतनी स्पीड भी नहीं है। क्लियर? चलिए खैर, इनटू में 1 जूल की वैल्यू देखो, सेम वही कहानी, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 जूल अपॉन में एटम। अगर नहीं समझ में आता, सिंपल सा फंडा है, क्या करो, कोई भी संख्या होगी वो हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है डिजिट, एक होती है डिजिट, ठीक, जो संख्या है, गुणा में उसकी यूनिट इकाई, ठीक है।
डिजिट और यूनिट हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये समझ लो। क्लियर? तो डिजिट यूनिट को 1 के बराबर मान लो, तो मतलब 1 यूनिट मान लो, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे आपने लिखी है। ठीक? तो ये कितना आ जाएगा? 2.18 गुणा में 10 की घात -18 अपॉन में n स्क्वायर। 1 जूल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के देखो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 6.2 गुणा में कितना? 10 की घात 18, ठीक है? और अपॉन में कितना है? एटम है, और 1 जूल में कितना? 6.2 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रखिए यहाँ पे जल्दी से वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई? इट बिकम्स 13 पॉइंट लगभग आ जाएगा 5। ठीक है? वैसे एग्जैक्ट मैं बताऊँ ये आता है 595। ठीक है? तो मैं क्या कहूँगा, फिर से वही आउटकम याद कर लीजिए। ठीक है? बट एग्ज़ाम में अगर इतनी चीज़ें याद नहीं आती तो मेन फ़ॉर्मूला याद रखना। मेन फ़ॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेन फ़ॉर्मूला है En इक्वल टू कितना? माइनस का RH अपॉन RH इंटू में कितना? ये RH अपॉन में n स्क्वायर कह दो, ठीक है? जूल पर एटम, ठीक? तो एक हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कितनी ऊर्जा होती है? En इक्वल टू माइनस का RH स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर होती है, जूल पर एटम होती है। क्लियर? फिर RH की वैल्यू सॉल्व करके देखी, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, हमारा फॉर्मूला बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि जूल पर एटम में भी निकाल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी निकाल सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन देखा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लेना कि हमसे पूछा किस में गया है। ठीक है? सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर? अभी इसमें कुछ बातें और भी देखते हैं, कुछ बातें और भी समझते हैं। ठीक है? अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ये देखो, ये नाभिक, न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एक एटम। हम सभी को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु भार एटॉमिक मास वो भी 1 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो आपको बताया था उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है। जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जरा समझिए, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नाभिक से जो पहली सेल होती है उसको हम n बराबर 1, जिसको हम k सेल भी कहते हैं, बोहर वाले मेथड से ही बता रहा हूँ, है ना? तो n बराबर 1 कहेंगे। तो अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी कितनी होगी, तो आप जानते हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट सेल में होगा। ठीक है? फर्स्ट सेल में होगा, तो उसकी फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी एनर्जी है, तो बस आप यहाँ से निकाल के आंसर बता दीजिएगा कि 13.595 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा गया, n की जगह पे 1 रख दो तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा, तो केवल कितना बन जाएगा? 13.95। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है? मैंने n स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे मैं 1 नहीं लिखा, तो मैं यहीं पे इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है? तो ये 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ जाएगी? इट बिकम्स इक्वल टू 13.595 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ना होके फिफ्थ सेल में, तो बताओ क्या एनर्जी आएगी? सिंपल है, n की जगह पे यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 होता है, भाग कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। किसी भी सेल में आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पर एटम है। अगर आ गया भैया एक मोल के लिए निकाल के बताओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, यहीं बस यहीं इतना ही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की एनर्जी निकाल दो, सबसे सरल क्वेश्चन, हाइड्रोजन की ऊर्जा निकाल दो, और बस क्वेश्चन में ही गड़बड़ कि मोल में पूछा, एटम में पूछा, ये क्लैरिफिकेशन। और जिन बच्चों को लगता है कि ये वीडियो बस एकमात्र देखने से, एक बार देखने से उनका एग्जाम निकल जाएगा, भैया एग्जाम अब बहुत हार्ड लेवल के हो रहे हैं, टफ लेवल के हो रहे हैं। ठीक है? कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का हो रहा है, बहुत अच्छे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और आप जानते हैं इस सीट के लिए, इस पोस्ट के लिए केवल 11 ही वैकेंसीज हैं। तो 11 वैकेंसीज पे किस लेवल का कंपटीशन होगा, सोच के देखिएगा। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। मान के चलिए जितने भी पेज के नोट्स दे रहा हूँ, इनको तो चार्ट जाना है, एटलीस्ट ये मिनिमम होगा, इतना तो हमें तैयार करना है, क्योंकि बाकी लोग इतना भी तैयार नहीं कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है? तो ध्यान रखना, कंपटीशन को बीट करना है तो कंपटीशन का पार्ट बनना ही पड़ेगा। चलिए खैर, 1 मोल के लिए अगर मुझे ये निकालना है तो कितना होगा? जल्दी से देखते हैं। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, पहले तो ये बता दो। 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं 1 मोल में, है ना? चलिए, अब मैंने आपको बताया ये यूनिट है, ये डिजिट है, ये इसकी यूनिट है। यूनिट और डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 1023 इंटू में 1 एटम। तो एक एटम का कितना मोल होगा? तो आप जानते हैं एक एटम, ये संख्या भाग में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो 1 एटम में कितना बन जाएगा? 1 बट्टे में 6.022 गुणा कितना? 10 की पावर 23। ठीक है? मोल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, डिवाइड में आ गया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आगे कुछ बातों को अब ध्यान से समझिएगा। एनर्जी, एनर्जी कितनी थी? एनर्जी थी 2 माइनस का 2.18। ठीक है? 2.18 इंटू कितना? 10 की पावर -18
रटना है, याद करना है, जैसे भी समझो, याद तो करना है, रटना है, जैसे भी करो, याद करना है, क्वेश्चन सिंपल-सिंपल पूछते हैं, ठीक है? ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे, ये निकाली थी हमने जूल पर एटम में, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया कि जूल पर मोल में निकालो या किलो जूल पर मोल में निकालो, तो क्या आंसर बनेगा? यही क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको बस ये मोल की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट आउटकम याद कर लो, या फिर अगर नहीं याद आता एग्जाम में इन एनी केस, तो बस इतना कन्वर्जन तो याद होना चाहिए, ठीक है? फिर से वही कहानी कहूँगा, इसको 1 जूल लिख सकता हूँ, ठीक है? 1 जूल, ठीक, अपॉन में 1 एटम की क्या वैल्यू है? तो ये है 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये बट्टे में मोल है ही, ठीक है ना? मतलब 1 अपॉन में 6.022 मोल है। क्लियर? बहुत सरल सी बात, आपको पता है डिवाइड के, जो डिवाइड में कोई संख्या होती है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी देखो जल्दी से, माइनस का 2.8, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -18, और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.022 इंटू कितना, 10 की पावर 23, ठीक है, और ये आ जाएगा जूल बट्टे में मोल। क्लियर? अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू, तो एनर्जी इक्वल टू, सॉल्व करो से, ये आ जाएगा माइनस का, ये आता है लगभग 13, मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये वैल्यू आएगी लगभग 13, ठीक है, 0.188, हाँ इतना आ गया, ठीक है, 1 माइनस का 13.188, ठीक है, इंटू कितना आएगा, ये 18 है, ये 23 है, आपको पता है बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, 23 में से 18 गए, बचे 5, 10 की घात 5 बच जाएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और ऑब्वियस बात है यहाँ क्या आ गया, जूल पर मोल आ गया, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है बच्चों, आपने जूल पर मोल में भी निकाल के देख ली, ठीक है, ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपने जूल पर मोल में भी निकाल के देख ली है। इट इज क्लियर? चलिए, अब इसको जूल पर मोल में निकाला है, अब इसको किलो जूल में भी निकाल के देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 किलो जूल या 1 किलो कोई चीज होती है तो वो होती है 10 की पावर 3। अरे 1 किलो का मतलब होता है कितना? 1 किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब जनरली 1000 होता है। तो 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे? 1000 जूल होंगे, ठीक है? तो 1 किलो जूल में कितना जूल होगा? 1000 जूल होगा, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ किलो जूल में कितना आएगा? तो आप जानते हैं जूल है, 1 बनाना है तो 1000 को डिवाइड में ले आऊँगा, भाग में ले आऊँगा, तो कितना बन जाएगा? 1000 या फिर 10 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 1 जूल बराबर 10 की पावर 3 किलो जूल। और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनको बता दूँ, हिंदी में भी जूल ही कहेंगे, इंग्लिश में भी जूल कहेंगे। अब तक जितनी भी टर्म ली है, बस एनर्जी बोल रहा हूँ, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि भैया एक हाइड्रोजन का एटम है, तो उस हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा होगी, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो एनर्जी बोल रहा हूँ, एनर्जी ऊर्जा है, समझ जाइएगा। क्लियर? चलिए, तो 1 जूल की वैल्यू ऊपर पुट कर देता हूँ, तो देखो एनर्जी कितनी आ जाएगी। वैसे ई एन लिखा था तो एन ही लिख लो, क्योंकि एनर्जी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 13.188 इंटू में कितना, 10 की पावर 5। 1 जूल की वैल्यू 1/1000, तो जूल जब 1/1000 पुट करोगे तो 1/1000 या 1/3 बन जाएगा। क्लियर? और जूल की जगह बस क्या आ जाएगा, किलो जूल। अरे जूल है, 1 जूल में कितना है, 10 की पावर 1/10 की पावर 3 किलो जूल है, तो 1/10 की पावर 3 किलो जूल रख दिया, और बट्टे में मोल है ही, ठीक। और बट्टे में क्या है, एन स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर 3 10 की पावर 5 है, आपने पढ़ा ही है फंडा कि ए की पावर m होता है अपॉन में ए की पावर n होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ऐड वाला फंडा लगाया था यहाँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? जिनको बिल्कुल फॉर्मूले की समझ नहीं है जल्दी से देख लो, ए की पावर m है गुणा में ए की पावर n है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। पर हाँ, बीएससी हम सभी हैं तो ऑब्वियस है, जान सकते हैं कि ये चीजें हमें ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड है तो 5 में से 3 गया, 2 बचा, कितना आ जाएगा 13.118, ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बचेगा 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल। तो बेटा जी आपने किलो जूल में भी निकाल लिया। क्लियर है? तो ये कितना आएगा देखो, 13 ये आ जाएगा माइनस का 13 है ना, 100 है, 2 जीरो और लग जाएंगे, तो आ जाएगा 8, ठीक है, 0.8 एन स्क्वायर, कितना किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ऊर्जा आ जाएगी, ये यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सरल सरल सी बातें हैं, ध्यान में इनको रखिएगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला, जूल पर एटम में निकाला, किलो जूल पर मोल में निकाला, जूल पर मोल में निकाला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बोलिए क्या इतना क्लियर है? इट इज क्लियर टू ऑल? क्या ये सभी को क्लियर है? इतना एक बार जल्दी से अगर क्लियर है तो चैट में प्लीज जरूर लिखिएगा क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ये है ऊर्जा, ठीक, इतना क्लियर होगा आई थिंक। चलिए, अब आते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम।
हाइड्रोजन की तरह दिखने वाले एटम, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी। तो जो बच्चे पहली बार डायरेक्ट यहाँ आए होंगे, तो मुझे लगता है उनको शुरू का ही नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं होंगे, ठीक है? अगर यहाँ तक पहुँचे हैं दैट मीन्स आप प्रीवियस क्लास देख के आए हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है हाइड्रोजन की तरह, ठीक है? उसमें हीलियम होता है, Li2+ होता है मतलब हीलियम +1, लिथियम +2, ऐसे ही बेरिलियम जिस पे +3 होगा, बोरॉन जिस पे +4 होगा। रीज़न दे चुका हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक का मतलब है हाइड्रोजन की तरह। तो जिस तरह से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे जितने भी परमाणु हैं, ये सभी 1 इलेक्ट्रॉनधारी हैं। दैट मीन्स हीलियम की तरह हाइड्रोजन की तरह 1-1 इलेक्ट्रॉन ये रखते हैं। हीलियम हम जानते हैं इसका परमाणु संख्या 2 है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट इस पे प्लस चार्ज आया तो हमें पता है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? जब इस पे प्लस चार्ज आया दैट मीन्स इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा होगा, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, उसके पास ही प्लस चार्ज आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 दे दिया, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके पास भी हाइड्रोजन की तरह 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसलिए ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम है। ध्यान से सुन लेना जो बातें बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है? और नोट्स से बात कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये जो क्लासेस हैं, ये आपको 4 पीएम मिलती हैं, ठीक है? 4 पीएम ऑन यूट्यूब, ठीक है? अब ये कब मिलती हैं, तो उसके लिए भी टाइम टेबल सेट कर दिया है। ये आपको क्लास मिला करेंगी मंडे, वेडनेसडे, ठीक है? और इसके अलावा मिलेंगी थर्सडे को, फ्राइडे को, ठीक है? ये 4 दिन हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र, ठीक है? ये 4 दिन हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अलावा संडे इज़ द फन डे, नॉट फन डे, इस दिन भी हम शाम 4 बजे मिलेंगे और इस दिन हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और जो बच्चे इस क्लास को डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनको बता चुका हूँ, ऑलरेडी इस वाले संडे में हो चुकी है, आने वाले संडे में पॉलिटी है, इस वाले संडे में हो चुकी है। कौन सी क्लास? कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है? तो जितना कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो बाकी 4 दिन हम 75 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे और संडे वाला दिन हम क्या पढ़ेंगे? 25 मार्क्स के लिए। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम क्लोज़ आएगा या डेट आ जाएगी तो हम स्पीड को थोड़ा-सा एनहांस कर लेंगे। खैर है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकता है मैक्सिमाइज़ को खींचने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता 5वीं क्लास बने, 4 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ लें, ठीक है? नहीं तो मैं खींचूँगा तो मान के चलिए बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ लेंगे और इतना सारा हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ठीक? अच्छा हाँ, मैं नोट्स से बात बता रहा था, वो भी सुन लीजिए। नोट्स 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 जो बच्चे नोट्स के लिए कह रहे हैं, नोट्स का मैं बता देता हूँ। नोट्स मिलेंगे लाइव क्लास वालों को, ठीक है? लाइव क्लासेस वाले को, लाइव क्लासेस मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी ऐप पे रन हो रही है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? मैंने बताया था फर्स्ट जो बच्चे हैं 50 बच्चे जो एनरोल करेंगे उनके लिए फीस मात्र ₹99, ठीक है? और उसके बाद जो आएँगे 51 के बाद वाले उनके लिए फीस ₹149, वैसे फीस जो है इसकी कोर्स की 299 समथिंग रखी थी, ठीक है? 199 सॉरी समथिंग रखी थी, तो 99 में कोर्स आपको मिल जाएगा। फ़ायदा क्या लाइव क्लास का? नोट्स मिलेगा, नोट्स ही नहीं मिलेगा, इसके अलावा क्वेश्चन्स मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन्स मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर्स सॉल्व कराए जाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा नोट्स, क्वेश्चन और लाइव क्लास बोल ही दिया, लाइव है तो रिकॉर्डेड वहाँ पे मिल जाएगा। लाइव का ये बेनिफिट है 4 बजे का वेट नहीं करना, सुबह 10 बजे क्लास होगी तो 10 बजे आपको 10 या 11 बजे जब भी क्लास होगी, तो आपको जो है डायरेक्टली वहाँ पे एनहांस मिल जाएगा। और लाइव क्लास का एक और बेनिफिट, क्लास के बाद आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। खैर, वापस आते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, जो हाइड्रोजन की तरह दिखते हैं, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की तरह 1-1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु संख्या 3 होती है। 3 है तो दैट मीन्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लूज़ कर दिए, है ना? जब 2 +2 चार्ज आया तो लिथियम पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। सेम बेरिलियम के भी सोच के देखिए, सेम बोरोन के लिए भी सोच के देखिए। तो हाइड्रोजन लाइक अगर एटम हो गए तो बेटा जी इसके लिए क्या ऊर्जा आएगी? तो बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत सरल सा फॉर्मूला है। कुछ नहीं है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? है, कुछ तो है, बट बहुत सरल है। देखो क्या फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है? ये हाइड्रोजन के लिए तो पढ़ा ही था। ध्यान रखना, हाइड्रोजन के लिए फ़ॉर्मूला पढ़ा ही था, बस कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई ज़ेड स्क्वायर से कर देना और ये 2.18 इंटू 10⁻18 बट्टे में n स्क्वायर था, तो आपको पता है ये ऊर्जा जूल पर एटम में थी, तो बस यहाँ पे ज़ेड की मल्टीप्लाई करनी है। अब ये ज़ेड क्या है, एबीसीडी क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम जानते हैं कोई हमारे पास अगर तत्व है, एलिमेंट है x, अगर x मेरा कोई एलिमेंट है, तत्व है, तो हम जानते हैं तत्व का जो नीचे लिखा रहता है, इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बोलते हैं। अगर कोई तत्व है, ऊपर उसका कुछ लिखा है जिसको हम ए से लिखते हैं, ए से, इसको हम कहते हैं मास नंबर, भार संख्या या फिर एटॉमिक मास, है ना? दोनों में ही रिवाइज़ करता जा रहा हूँ, रिपीट करता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है बात? तो बेटा ये जेड लिखा है, जेड का मतलब जो आप परमाणु हाइड्रोजन की तरह ले रहे हैं, उसका बस परमाणु क्रमांक लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम ले रहा हूँ, मान लो हीलियम के
एन ऑर्बिटल, एन पहले ऑर्बिटल मान लो, हीलियम के पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा होने जा रही है, हीलियम का पहला ही ऑर्बिटल है, उसमें जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हीलियम +1 में होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं बस हीलियम के लिए यहाँ पे परमाणु संख्या की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे बस 2 पुट करूंगा, फर्स्ट सेल ले रहा हूँ तो यहाँ 1 पुट कर दूंगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हीलियम है +1 है, इसके फर्स्ट सेल में क्या ऊर्जा होगी, n बराबर 1 में क्या ऊर्जा होगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो n बराबर 1 पुट करो, हीलियम है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है, ठीक है। मुझे जल्दी से बता दो क्या हमने प्रीवियस क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था, ये बता दो क्या है, ये बता दो क्या है, कमेंट में इसका आंसर लिखेगा, और जो सही आंसर लिखेंगे ऑब्वियस है उसको मैं हार्ट दे दूंगा। पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लास में, यहाँ तक पहुंच गए मतलब पढ़ के आए तो उसका आंसर करेंगे, चैट में आंसर लिखेंगे, सही आंसर लिखा होगा तो मैं इसको हार्ट बना दूंगा। देखो एच ही है, +2 चार्ज है, 4 2 क्या कहते हैं इसको, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था रदरफोर्ड, उसमें पढ़ा था ये, अब इतना हिंट दे दिया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट को जानते हैं। चलिए ऐसे ही मैं ये एनर्जी अगर मान लो किसमें लिख दूं, अगर यही एनर्जी सेम किसके लिए लिख दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए लिख दूं, हाइड्रोजन लाइक एटम है बट मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो कितना बता था 13.595 है ना, 13.595 अपॉन में n स्क्वायर था, ठीक। पर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो ये आंसर बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन पूछा है, हाइड्रोजन लाइक पूछा है, दोनों ही कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। इसके अलावा आगे अगर हमसे ये एनर्जी अगर पूछ ली जाती है किलो जूल, है ना, पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, तो कितनी वैल्यू आई थी 1311 है ना, 1311.2 समथिंग आया था, ठीक। अपॉन में था n स्क्वायर, बट हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसके लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो दैट मीन सभी फॉर्मूले में आपको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। क्लियर है, याद है हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पढ़ा था, ये न्यूक्लियस, ये नाभिक, ये फर्स्ट सेल हमने पढ़ा था, एटम का एक फिक्स रेडियस होगा बहुत से क्वेश्चन में, ठीक। और वो रेडियस कितना होता है जल्दी से बताएं, क्या हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, पहले तो चैट में लिख के बताएंगे, वीडियो को यहीं पॉज करेंगे जो बच्चे इसको रिकॉर्ड में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए तो जल्दी से बताएंगे इसका फॉर्मूला कितना होता है, पॉज करेंगे और जल्दी से गिव द आंसर इन द चैट सेक्शन। क्लियर है, तो हमने पढ़ा था, याद कीजिए, आर इक्वल टू कितना 52.9 याद है, एन स्क्वायर पिकोमीटर ऐसा कुछ, ये था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, और याद कीजिए हाइड्रोजन लाइक का भी पढ़ा था, हाइड्रोजन लाइक क्या पढ़ा था, वहां पे जो फॉर्मूला था रेडियस का वो कितना था, बोलो 52.9 अपॉन में कितना था जेड, और यहाँ था एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ध्यान रखना, बट्टे में वहां जेड आ गया, हाइड्रोजन लाइक जहां भी आएगा मतलब जेड, वहां पे जेड फैक्टर आएगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या उसकी वहां पे आएगी, एनर्जी के केस में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या के केस में जेड से भाग कर देंगे, ये ध्यान रखना, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं बार बार, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, calculate the energy associated with the first orbital of He+। भैया ये तो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा ही था, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा है, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में He+ है, उसका रेडियस बता दो और एनर्जी बता दो भाई, हालांकि इसने ये नहीं बोला कि किसमें बताना है, तो हम इसको बताएंगे किसमें, जूल पर मोल में, जूल पर मोल में बता दीजिएगा, जब नहीं पूछता तो जूल पर मोल इसको मान के चलते हैं कि भैया एनर्जी की जो जनरली ऐसा यूनिट मानते हैं वो जूल मान लेते हैं, है ना, वैसे तो कैलोरी होती है। अच्छा एक कंसेप्ट और, अगर ये कैलोरी में पूछ लिया जाए तो, है ना, अगर ये कैलोरी में पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, कैलोरी में पूछ लिया जाए तो, हालांकि कैलोरी में नहीं पूछता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कैलोरी जनरली दर्शाती है उस एनर्जी को जो वर्क के द्वारा किया जाता है। अब ये सब थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब वर्क से हम कोई कार्य को करते हैं, मतलब कार्य करते हैं, उससे कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको जनरली कैलोरी में निकालते हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे हम कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं सच, ठीक, तो कैलोरी में नहीं निकालने को बोलेगा, बट अगर इन केस अगर यूनिट कन्वर्जन ही देखना चाह रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो ये यूनिट यहाँ पे बस पुट करनी होगी, ठीक है। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 1 बट्टे में 4.18 कैलोरी आ जाएगी, ठीक है। अब बस इस जूल की वैल्यू वहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका पॉइंट टू बी नोटेड है, कहाँ पुट करना है, उस एनर्जी इक्वेशन में जो हमने पढ़ा था, ई एन इक्वल टू कितना, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन में कितना था एन स्क्वायर, ध्यान कीजिए ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये कितना था, जूल पर एटम था, जूल की वैल्यू 1 बट्टे में 4.18 रख दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो बता दीजिएगा, ठीक है। लगभग 0.5 इंटू 10⁻17 आ जाएगा कैलोरी पर एटम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो कर ही लेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, एन की वैल्यू 1 हो गई,
ठीक है, ऊर्जा निकालनी है और रेडियस बोला है, तो रेडियस में भी कितना पड़ा था, अभी तो पड़ा फॉर्मूला 52.9, ठीक है, अपॉन में कितना जेड, एन लिख दिया, जेड और एन स्क्वायर पिकोमीटर, याद है हाइड्रोजन लाइक एटम है हीलियम, तो जेड, जेड की वैल्यू 2, एन, एन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही लिथियम के लिए निकाल के बताएगा। लिथियम के लिए आप मुझे बताएंगे, लिथियम है +2, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, लिथियम है +2, इसका भी आंसर कमेंट में लिखना है, कमेंट में आंसर लिखना है, जिसका आंसर सही हर्ट बना दूंगा, मतलब जो बाकी बच्चे अपने आंसर मैच करना चाहें उससे कर सकते हैं, या मैं सभी के आंसर पे कर दूंगा अगर उनका आंसर सही होगा, या फिर जिनका गलत है हर्ट वाले को देख लीजिएगा, हर्ट वाला आंसर सही होगा, और जिनको डाउट होंगे मैं बता चुका हूँ लाइव क्लास में आइएगा, वहां हम डाउट भी लेते हुए चलेंगे। खैर, लिथियम है +2, इसके थर्ड सेल में अगर मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है बट वो थर्ड सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से थर्ड सेल में पहुंच गया, मतलब थर्ड सेल में वो इलेक्ट्रॉन है, तो बताना है उसके लिए क्या ऊर्जा होगी, व्हाट इज द एनर्जी, ठीक है, और क्या उसके लिए रेडियस होगी, क्या उसकी ऊर्जा, क्या उसकी त्रिज्या होगी, इसको भी सेम कमेंट में लिखना है, ठीक है। सही आंसर जानना चाहते हैं कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। हालांकि मैं सोचा था ये खत्म कर दूंगा आज मैं, बट ये बहुत मुश्किल लग रहा है, फिनिश कर दूं आज की क्लास में, ठीक है, इट इज वेरी हार्ड टास्क। खैर पूरी कोशिश करता हूं उसको निपटाने की। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, सबसे पहली बात व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोला जाता है, जिसके मन में आ रहा हो कि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोला जाता है, क्या होता है समझने से ही समझ में आएगा, स्पेक्ट्रम को जानते हैं। देखिए भाई, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एनर्जी है एन E1, मतलब ये फर्स्ट सेल में है, तो फर्स्ट सेल में इसकी एनर्जी E1 है, और ये सेकंड सेल है मतलब E2, मतलब ये सेकंड सेल में आ गया, ठीक है, दूसरे कक्ष में आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब है क्या, मान लो आपने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब स्टिंग ब्रेक आता है ना, खैर ऊर्जा दी, एनर्जी दी है आपने यहाँ पे इसको, अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं जल्दी से बताएंगे, अवशोषित कर लेगा, है ना, तो ये बन जाएगा अवशोषित, अवशोषित स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। होगा क्या, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी किसी फॉर्म में मिल सकती है, आपकी मर्जी है, एनर्जी यहाँ लाइट की फॉर्म में दे दो या फिर हीट की फॉर्म में दे दो, है ना, तो जनरली हम लाइट देते हैं, लाइट से उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा जैसी प्राप्त होगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही अपनी लो स्टेट से हाई स्टेट में चला जाएगा, इसको हम इसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, लोअर स्टेट, कम इसको बोल सकते हैं इसकी स्थिति, है ना, अवस्था, और इसको हम बोलेंगे हाई स्टेट, उच्च अवस्था, है ना, इसको निम्न अवस्था, लो स्टेट, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं इसे, या लो स्टेट भी बोल सकता हूँ, और ये क्या होगी इसकी हाई स्टेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ठीक है, अवशोषित करी, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन लो स्टेट से हाई स्टेट में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने एनर्जी ली है इतनी, तो अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है, E1 से E2 में जा सकता है, E2 से E3 में जा सकता है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लिख देता हूं AS इन शॉर्ट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हिंदी में बोले तो अवशोषित स्पेक्ट्रम, बहुत सरल सी बात है। अब है क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि बेटा उसने ऊर्जा ली और ऊर्जा लेके वो अपने अंदर ही कैप्चर करेगा, ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार है, उसको अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी लेके हाई स्टेट में जाएगा। ध्यान रखना, एक बात और समझना कि अगर मान लो यहाँ आने के लिए इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए और आप इसको केवल 90 जूल दे दो, तो बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार है, ये केवल 90 तक ही जाएगा, लालच नहीं करेगा ऊपर जाने का, 90 तक ही जाएगा, मतलब जितनी एनर्जी इसको 90 तक ले जा सकती है, ये 90 तक ही जाएगा, 90 पे जाने के बाद वापस आ जाएगा। अगर इसको 100 जूल एनर्जी चाहिए तो उसको 100 जूल ही चाहिए, दैट मीन्स जब तक 100 जूल नहीं दोगे, जब तक ये E2 में नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसको आपने 101 जूल दे दी, तो ऐसा नहीं है लालची कि भैया 101 दे दी तो मैं रख लूँगा, नहीं, जो 100 जूल चाहिए उतनी लेगा, बाकी 1 जूल को कहीं ट्रांसफर कर देगा, बाहर भेज देगा। बहुत सरल सी बात। अब जब ये हाई स्टेट में जाएगा, तो क्या ये हमेशा हाई स्टेट में रहेगा? आंसर इज नो, कभी भी हाई स्टेट में नहीं रहेगा, उच्च अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है। क्या कोशिश करेगा कि अगर ये हाई स्टेट में गया है, तो ये हाई स्टेट से वापस कहाँ आ जाए? लो स्टेट में आ जाए। ये हाई स्टेट से लो स्टेट में आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का है, वापस से ग्राउंड स्टेट में आया, लो एनर्जी में आया। और बच्चों, जब इसने हाई स्टेट में जाना था तो इसने एनर्जी को अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बेटा समझो यहाँ तक पहुंचने में इसको एनर्जी लगी, वापस आने में जब ये वापस आएगा तो उतनी एनर्जी को रिलीज भी तो करेगा। जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसको हम बोलते हैं एमिशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमिशन, हिंदी में बोले तो उत्सर्जन, ठीक है।
ये है एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स अवशोषण और ये है एमिशन दैट मीन्स उत्सर्जन। क्लियर है बात? चलिए आगे समझते हैं कुछ और कंसेप्ट को। 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, वापस आने के लिए वो अपनी एनर्जी, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी, अवशोषित करी थी, उतनी एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है, उत्सर्जित करेगा। बहुत सरल सी बात। ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक, तो इसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ, समझिएगा बात को, बहुत सरल सी बात है। हाई स्टेट में जाएगा, एनर्जी चाहिए, वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, दैट मीन स्पेक्ट्रम हमारे दो तरह के हो गए। एक हो गया एब्जॉर्प्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा हो गया एमिशन। एमिशन, एमिशन का मतलब जहां पे वो एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब लो स्टेट से हाई स्टेट में जाएगा, और एमिशन का मतलब वापस हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा। लो स्टेट से हाई स्टेट में जाने के लिए एनर्जी लेगा, वापस आने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। बहुत सरल सी बात है, रिवाइज भी कर रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। दो तरह के स्पेक्ट्रम है। चलिए अब हम निकालेंगे एनर्जी किसी हाइड्रोजन के एटम की। अच्छा पेज ऐड करना है, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए 1 मिनट, हाँ आ गए, ये रहा। तो चलिए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन की एनर्जी निकाल के देखते हैं। समझते हैं क्या है कंसेप्ट। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। मान लो ये देखो, ऐसे समझो, गोला बना के समझाता हूँ और अच्छे से। ये न्यूक्लियस है, नाभिक, ये फर्स्ट सेल हो गई, पहला कक्ष, ये सेकंड सेल हो गई, दूसरा कक्ष, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में n बराबर 1 में है, तो बच्चों इसकी एनर्जी यहाँ E1 होगी। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल में जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी E2 होगी, ठीक है। अब E1 से E2 जाना है, मतलब लो एनर्जी। E1 क्या है भाई, इसकी कम एनर्जी हो गई, लो एनर्जी हो गई, लो एनर्जी स्टेट हो गई, कम ऊर्जा वाली अवस्था हो गई। और ये E2 ऑब्वियस बात है, यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए उसको हाई एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब वो एनर्जी चाहे उसको हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, जैसे भी मिल रही हो, ठीक है, ये ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जब इसको लो स्टेट से हाई स्टेट में जाना है, तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा, ये चीज ध्यान रखना। दैट मीन्स ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक, ध्यान में रखना। अब समझो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए क्या ऊर्जा निकल के आएगी, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ऊर्जा हम निकालने जा रहे हैं कि कितनी ऊर्जा यहाँ एब्जॉर्प्शन में लगी होगी। तो समझते हैं इसको बच्चों। इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ था, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अपनी ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में था, लो अवस्था में था। और जब इसने ऊर्जा अवशोषित करी तो ये उच्च अवस्था में पहुंच गया, हाई स्टेट में पहुंच गया। अब जब ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी एनर्जी E1 है, हाई स्टेट में इसकी एनर्जी E2 है। अब मुझे निकालना है कितना एनर्जी में चेंज हुआ या कितना एनर्जी ली। तो एनर्जी कितनी ली है भाई, 0 पे था, 0 से 100 पे चला गया, मुझे पता चला 0 से 100 का अंतर 100 है, दैट मींस में 100 जूल एनर्जी ली। बहुत सरल सी बात। तो हम अगर जब भी चेंज निकालते हैं, तो आपको पता है चेंज निकालने के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं, और डेल्टा का मतलब हम सभी जानते हैं, ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा ई मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है भाई, ये E2 में जा रहा है ना। इनिशियल वैल्यू क्या थी, E1 में था, तो भाई डेल ई निकालना है तो E2 माइनस E1। मान लो ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी 0 जूल थी। वैसे 0 जूल एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, बट मान लो एक एग्जांपल के केस में कि इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में 0 थी, हाई स्टेट में 100 थी। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसकी एनर्जी कितनी आई, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, तो आप जानते हैं 100 जूल माइनस 0 जूल, कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी, 100 जूल की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं कुछ और बातों को। अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम जान रहे हैं कि हमें फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाना है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाना है। चलिए अब आ जाओ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी थी कितनी, क्वेश्चन यही आता है। अरे भाई अभी तो निकाला, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी जो है कितनी है, माइनस का 2.8 इंटू कितना 10 की पावर माइनस का 18 अपॉन में n स्क्वायर। कितना रटेंगे सर, है ना, रटना नहीं है बेटा, समझना। देखो ऑब्वियस बात है, लैब स्टैंड बनना है तो इतना तो करना ही, ठीक है। और जो बच्चे साथ में तैयारी कर रहे होंगे, आने वाली वैकेंसी आने वाली कब आएंगी पता नहीं, बट हाँ आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जिसमें आप देखेंगे उत्तराखंड में लेक्चरर्स की वैकेंसी आएंगी, ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी आएंगी। तो ज़्यादातर बच्चे जो बीएससी एमएससी करते हैं बेसिकली वो बीएड करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स की वैकेंसी, लेक्चरर की वैकेंसी आएंगी, टीचर्स की वैकेंसी आएंगी, तो बेटा उसके लिए भी सारा बेसिक सिलेबस है, ठीक है। ये सब तो वहाँ भी पढ़ना ही है, तो अपना यहीं से मजबूत करते हुए चलो। इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज हमने देखा था, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर हैं भैया, कब आएंगी कोई नहीं कह सकता, ठीक है। आएंगी लैब असिस्टेंट की, प्रदूषण विभाग में, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज,
ये एनवायरनमेंट वाली, ये भी प्रदूषण विभाग में, ये सारी वैकेंसीज के लिए ये मान के चलो बेसिक सिलेबस है, तो ये तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कंसेप्ट को आगे। तो ये एनर्जी हमारी ई एन इक्वल टू इतना है, ठीक है। चलो ये एनर्जी अगर मैं E1 स्टेट के लिए निकालूं बताओ कितनी आएगी, और E2 स्टेट के लिए निकालूं कितनी आएगी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इनिशियल स्टेट के लिए निकालूं, तो आप सभी को पता है ई आई लिख दूंगा और ये कितना बन जाएगा 2.18 इंटू में कितना 10 की पावर -18 अपॉन में इस n की जगह पे एन आई लिख दूंगा। जरूरी थोड़ी ना है 1 से ही जाए, 2 से भी जा सकता है, 3 में, 4 से भी जा सकता है, 5 में, ठीक है। तो इसलिए एन आई लिख रहा हूं, मतलब कोई भी इनिशियल स्टेट होगी, आई मतलब इनिशियल स्टेट जहां से इलेक्ट्रॉन शुरुआत करेगा एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो आई मतलब इनिशियल स्टेट, शुरुआती अवस्था, ठीक है। चलिए और कितना हो जाएगा जूल पर एटम, बहुत सरल सी बात। चलिए ई फाइनल निकाल के बताइए, ई फाइनल कितना आएगा जल्दी से। तो 2.18 अपॉन में कितना एन, इसकी जगह पे एफ लिख दूंगा, ठीक है, इनटू कितना 10 की पावर -18 जूल पर एटम। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, डेल ई निकालना है। किसके लिए निकालना है, हम बच्चों एब्जॉर्प्शन के लिए पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में ई फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो सभी में होगा, बट उसका फाइनल इनिशियल क्या है वो भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो फाइनल वाली वैल्यू कितनी है देखो, माइनस का 2.18 इंटू में कितना 10 की पावर माइनस का 18 अपॉन में एन एफ, और फिर है माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है माइनस का 2.18, ठीक है, इंटू कितना 10 की पावर -18 अपॉन में कितना एन आई, ठीक है, और जूल पर एटम, जूल पर एटम। बहुत सरल सी बात। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो आपको पता है भाई माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से 2.18 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2.18 जब कॉमन लूंगा, क्योंकि दोनों में ही है ना भाई 2.18, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एन आई स्क्वायर, अच्छा मैंने स्क्वायर लिखना यहीं से भूल गया, तो यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो, कोई तो समस्या नहीं है, ठीक है ना। वही मैं कहूँ एन स्क्वायर कहाँ चला गया, स्क्वायर में लिखना यहाँ से भूल गया, ठीक है। एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे चेंज इन एनर्जी क्या आया एब्जॉर्प्शन में, तो चेंज इन एनर्जी एब्जॉर्प्शन में कितना आया एन आई माइनस एन एफ स्क्वायर। बहुत सरल सी बात। चलिए अब जरा बात समझिएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या एनर्जी बनेगी, डेल ई क्या बनेगा, डेल ई क्या बनेगा। तो डेल का मतलब ही होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। बट जरा समझिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन बेटा इसकी ये इनिशियल स्टेट ये हो गई, जब एमिट कर रहा है एनर्जी को, तो ये शुरुआत में कहाँ है हाई एनर्जी में, और बाद में कहाँ पहुंचेगा लो एनर्जी में। तो बेटा फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी E1, ठीक है, माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी थी E2। तो ध्यान रखना यहाँ डेली कितना आएगा E1 माइनस E2। अब ध्यान से सुनो, एब्जॉर्प्शन के केस में डेली बराबर है E2 माइनस E1, एब्जॉर्प्शन एमिशन के केस में कितना है E1 माइनस E2। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से, ध्यान से सुनना, कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन के केस में कितना है, ये है E2 माइनस E1, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एनर्जी यहाँ पे एमिशन के केस में, एमिशन के केस में कितना है, ये है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। क्लियर है। क्या ये दोनों बराबर हैं, यस ये दोनों बराबर हैं। ई एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर है एनर्जी ऑफ एमिशन के, बट क्या ध्यान रखना है ये बराबर हैं, बट यहाँ पे साइन माइनस का आना चाहिए जब ये बराबर होंगी। कैसे आएंगी, वैल्यू एक एक बार रख के देख लो, E2 माइनस E1 यहाँ रख के देख लो, E1 माइनस E2 यहाँ रख के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी एमिशन के बराबर होगी, होगी, बट साइन कैसा आएगा माइनस का। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना आया 2.18 इंटू 10 की पावर -18 आया, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ एनर्जी ऑफ एमिशन कितनी आएगी, ये कई बार हैंग करता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ध्यान ना दें इस पे, ठीक है। डेली एमिशन के लिए कितना आएगा, तो एब्जॉर्प्शन का उल्टा आएगा, तो दैट मींस माइनस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ऑफ माइनस ऑफ एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है। तो जो आपने बस यहाँ एनर्जी निकाली है, एब्जॉर्प्शन के लिए अगर प्लस में आ रहा है तो एमिशन के लिए कितना आ जाएगा 2.18 इंटू कितना 10 की पावर -18, ठीक है। कि बस ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस का कितना एन आई स्क्वायर, ठीक है, एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। ध्यान रखना दोनों के लिए आप ये वैल्यूज अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एमिशन बोल रहा है या एब्जॉर्प्शन बोल रहा है। क्लियर। अगर मान लो एमिशन वाली वैल्यू को आपको प्लस में लिखना है, प्लस में लिखना है, ठीक है, एमिशन वाली वैल्यू को अगर आपको प्लस में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको पता है बन जाएगा 2.18 गुणा में 10 की घात -18। क्लियर। ये बन जाएगा 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये एमिशन की वैल्यू आपने प्लस में लिख के बताई, माइनस में लिखना है तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो चला है इन सबको आपस में चाहे तो कंफ्यूज करके कंफ्यूज कह रहा हूँ, वर्ड वर्ड इज कंपेयर करके देख लो, ठीक है।
द वर्ड इज कंपेयर, इनको आपस में कंपेयर करके देख लो। एक्चुअली मेरे माइंड में साथ में ये भी चल रहा है, मैं नीचे टाइम भी देख रहा हूँ और टाइम जो है 2:06 हो गया है, 1 घंटे से ऊपर क्लास होने जा रही है और मुझे लग रहा था मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। इट इज इम्पॉसिबल, तो इसलिए वर्ड कंपेयर कंफ्यूज। खैर, वापस आते हैं। तो कंपेयर करते हैं, देखो एब्जॉर्प्शन पे ये वैल्यू आप देख सकते हैं, साफ साफ ये वैल्यू आपको NF माइनस दिख रहा है, बट ये उल्टा हो गया NF एमिशन के लिए, तो समझ गए होंगे दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, बट कैसे साइन होनी चाहिए, माइनस का होना चाहिए। बहुत सरल सी बात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब कुछ और फॉर्मूलाज, कुछ और फंडास ध्यान में रखेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ से मिलने भी वाले हैं। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे बच्चों? चेंज इन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी, क्या हमने डी ब्रोगली इक्वेशन में एनर्जी की क्वेश्चन पढ़ी थी? यस पढ़ी थी। ये कौन सी एनर्जी होती है, मुझे इसका आंसर कमेंट में करेंगे। खैर मैं ही दे देता हूँ, ये है प्लैंक की एनर्जी इक्वेशन, है ना। प्लैंक की ऊर्जा समीकरण जो होता है इक्वल टू एच न्यू, न्यू होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक का स्थिरांक, है ना, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड होता है। तो बेटा यहाँ पे डेल ई बराबर कितना जाएगा, डेल ऑफ एच इंटू वी। एच हमारा कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा कितना, डेल ई बराबर हो जाएगा डेल एच इंटू में डेल वी। ये सिंपल सी बात है, क्लियर। चलिए, अब मैं अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में मान लीजिए, ठीक है, मान लो इसको एक्स ही मान लेता हूँ, मान लीजिए ये एनर्जी ऑफ एमिशन, अब मैं एनर्जी ऑफ एमिशन की जगह मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन निकालना चाह रहा हूँ, आवृत्ति निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, बहुत सरल है। इस वैल्यू को बस ऊपर पुट कर दो, इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे बड़ी ही सरलता से। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं। तो एनर्जी, एनर्जी ई की वैल्यू पर पुट कर रहा हूँ, तो कितना जाएगा, एच डेल वी, वी किसके लिए, एमिशन के लिए, ठीक है, ई एम लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना जाएगा 2.18 इंटू कितना 10⁻⁻18, ठीक है, और ये है 1 में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 में एन आई स्क्वायर। ठीक है, अब काफी बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर शुरू एब्जॉर्प्शन से कर रहे थे, अब एमिशन पे खत्म कर रहे हो। भैया दोनों ही बराबर हैं, बस साइन का अंतर रखना, साइन का अंतर से ही आंसर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, साइन का अंतर रखना, तो इसीलिए एक पन्ना लेना, पन्ने में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एब्जॉर्प्शन के लिए एक बार पूरी क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, फिर एमिशन के लिए लिख लेना, फिर एक बार खुद से कंपेयर करके देखना। मेरे अकॉर्डिंग कंफ्यूज था, बट हाँ कंपेयर करके देखना। क्लियर है, चलिए खैर, तो मैं निकालता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, ये कितना आ जाएगा 2.18, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18, और ये h मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में ना रख के मैं उसको वैल्यू को भी रखता हूँ, क्योंकि खाम का कॉम्प्लेक्स और करूँ, ठीक है, बार बार टर्म को लिखूँ उससे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि क्लास जल्दी से ओवर भी करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या आएगी इस एमिशन की। ओहो, हाँ अब आया ना, ठीक है। तो आवृत्ति क्या आएगी, जल्दी से डिवाइड करो, वैल्यू बताओ, सॉल्व करो। ठीक है, ये जूल इंटू सेकंड होता है, और ये वाली वैल्यू ऊपर जानते हैं, चलो मैं इसको साइड में लिखता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा वो हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जूल पर एटम होती है, आप जानते हैं एनर्जी, और एच की वैल्यू जूल इंटू सेकंड होती है। ध्यान रखना, जूल से जूल कट गया, जूल से जूल कट गया। ठीक है, एटम को भी हटा ही लो, क्योंकि एक एटम के लिए आनी है वैल्यू, एक एटम के लिए फ्रीक्वेंसी आनी है। ठीक है, जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, लगभग मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 3.29 गुणा 10⁻15 कितना आ जाएगा। ठीक है, 1 में एन एफ स्क्वायर माइनस, अरे भैया हाँ, 1 में एन आई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, स्क्वायर यहाँ भी नहीं है, ठीक है, स्क्वायर लगा देना। क्लियर, तो ये आंसर आएगा बट्टे में, देखो जूल से जूल कट गया, ठीक है, पर एटम सेकंड, पर सेकंड पर एटम आ जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं पर सेकंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 बट्टे में टाइम, आवृत्ति एक किसका होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है, वी समानुपाती होता है। ठीक है, तो टाइम अगर सेकंड में है तो ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी को 1/सेकंड भी लिख सकता हूँ, या फिर आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। भाई सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है, हर्ट्ज ने डिस्कवर या इसके बारे में बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है, या फिर इसकी पर टाइम भी होती है, एक ही बात है, ये सारी कहानी एक ही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर बोला जा रहा है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.29 इंटू कितना 10⁻15, ठीक है, 1 में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 में एन आई स्क्वायर्ड। ठीक है, और ये जाएगा सेकंड इनवर्स। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बिल्कुल फोकस कर लेना है दिमाग में इस चीज को, बहुत सरल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एमिशन का लिखा है, एब्जॉर्प्शन का निकालना है, तो बस साइन माइनस का लगा देना, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सरल सी बात है। चलिए, इस फ्रीक्वेंसी के अलावा कई बार हमसे बोला जाता है वेव नंबर की टर्म में निकाल के बता दो, इसको निकाल के बताओ वेव नंबर की टर्म में। अब समझते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है,
फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। ये हो गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, बोलो कितना होता है, 3 कितना इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, दैट मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ, इनके बीच का भी कोरिलेशन होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फ्रीक्वेंसी, अब देखो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज ऑफ स्पीड अपॉन में लैम्डा, ठीक है। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, चेंज इन 1 बाई लैम्डा, बहुत सरल सी बात है, क्लियर है। जो कांस्टेंट होता है वो डेल से बाहर आ जाता है, डेल ऑपरेटर से बाहर आ जाता है, ठीक। अब ऊपर वाली इक्वेशन को जरा गौर से देखो, डेल न्यू की टर्म में निकाला है और ये डेल न्यू ही है, डेल न्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, डेल न्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो जल्दी से देखो कितना आ जाएगा, बोलो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल न्यू की जगह, देखो मैं इसको भी यहाँ पे करके देखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डेल न्यू की जगह पे कितना है, सी इंटू 1 बाई लैम्डा, बस कुछ नहीं करा है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन मान लो ये ए है, तो इसे पुट इन इक्वेशन ए कर दिया, पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। क्या इतनी सारी इक्वेशन रटनी है, नहीं भाई, आउटकम रट लो, अगर हिम्मत है तो आउटकम रट लो, नहीं तो शुरू वाला फॉर्मूला, वहीं से चल रहा हूँ सारी कहानी और वहीं से फॉर्मूले बनाते हुए चल रहा हूँ। शुरू का फॉर्मूला था ई एन इक्वल टू कितना, माइनस का आर एच अपॉन में एन स्क्वायर, आर एच की वैल्यू माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम होता है, वहीं से ही मैंने कुछ इसके बाद नया नहीं पढ़ा, उसके बाद बस उसी में फॉर्मूले रख रख के उसकी वैल्यूज अलग अलग बनाता जा रहा हूँ, इतना सा काम कर रहा हूँ। अब मैं चाहे तो ये भी कर सकता था कि बेटा ये फॉर्मूला होता है रट लो, थोड़ा सा इतना डेरिवेशन तो आना चाहिए, क्योंकि इतने फॉर्मूलेज रटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो अभी चैप्टर नंबर 1 है, ऐसे मुझे बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, क्लियर। तो कुछ तो डेरिवेशन हल्की फुल्की सी याद करनी पड़ेंगी। चलिए खैर, तो सी 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, चलो मैं इसको नीचे रखता हूँ, ठीक है, कितना देखो 3.29 गुणा 10 की घात कितना 15, ठीक है, 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स ही रहने देता हूँ, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा कितना 1 बाई डेल लैम्डा, सी मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो आपको पता है ये सी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 13.29 इंटू कितना 10 की पावर 5, अब मैं सी की वैल्यू भी रख देता हूँ, ठीक है, एक बार स्पेशल सी लिख के दिखाऊंगा तो आप भी समझ रहे हैं कि भैया बार बार लिखना थोड़ा सा मुश्किल का काम। तो 1 अपॉन में एन आई एन एफ माइनस एन आई, ठीक है, और सी की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड, तो देखो ऊपर सेकंड इनवर्स है ही, और सी की यूनिट पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, बचा मीटर, तो ध्यान रखना ये आया 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू, ये आती है लगभग देखो 1.09677, ये इतना आएगा है ना, इंटू कितना 10 की पावर ये आएगा 7 समथिंग, देखना 8 7 15, हाँ 7 ही आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 अपॉन में कितना एन एफ स्क्वायर माइनस का कितना 1 अपॉन में एन आई का स्क्वायर्ड, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड सेकंड कट गया, मीटर बचा, ठीक है, ये मीटर बचा 1 बाई मीटर। तो बेटा ये वेवलेंथ की टर्म में भी निकाला, एक्चुअली वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पे एक चीज और समझने जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, कि मान लो ये हमारी लंबाई है, इस लंबाई से जितनी वेव पास होती हैं, जितनी वेव पास होती हैं उसको हम कहते हैं वेव नंबर, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू इसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यू बार होता है 1 बट्टे में लैम्डा, जिस न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, मतलब एक यूनिट लेंथ से कितनी आप वेवलेंथ पास करा रहे हो, इट इज 1 बाई लैम्डा। और आपको पता होना चाहिए जो आप लैम्डा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो आप निकालते हैं, वेवलेंथ जो आप निकालते हैं, इसकी यूनिट, इसकी जो इकाई है वो भी मीटर होती है, लंबाई निकाला ना, वेव की लंबाई, लंबाई निकलती है मीटर में, ठीक है। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 1 बाई मीटर, तो देखो ये भी तो 1 बाई मीटर में ही निकल रहा है, तो जो आपने 1 बाई लैम्डा निकाला है इसी को हम वेव नंबर कहते हैं, तो डेट मीन्स ये है वेव नंबर डेल न्यू बार, ठीक है, डेल न्यू बार इक्वल टू कितना आया 1.09677 गुणा में 10 की पावर 7, क्लियर है, 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर, क्लियर है। और ये मीटर इनवर्स, चाहे से लिख लो चाहे मीटर लिख लो, बट्टे में मीटर लिख लो, एक ही बात है। तो बेटा यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर और एनर्जी सभी के टर्म में हमने ये निकाला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक लो स्टेट से हाई स्टेट में जा रहा है, एक लो स्टेट से हाई स्टेट में जा रहा है, तो बता दो उसकी क्या ऊर्जा होगी, क्या उसकी आवृत्ति होगी, क्या उसकी वेवलेंथ होगी, या फिर क्या उसकी वेव नंबर होगा, ठीक है, तरंग संख्या होगी, ये भी आपको बताना है, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्लियर। चलिए अब जरा कुछ सीरीज और पढ़ लेते हैं, सीरीज जिसपे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी सीरीज, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए कुछ हमारे पास सीरीज भी होती हैं, और ये जो सीरीज
ये वर्क करती हैं एमिशन स्पेक्ट्रम पे, ठीक है? एमिशन स्पेक्ट्रम पे, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पे। जो हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें ऐसे कुछ लाइन्स आती हैं, ऐसे कुछ डार्क, फिर ये कुछ दूरी पे ऐसी लाइन्स है ना, ऐसी लाइन्स आती हैं। ये लाइन का कुछ स्पेक्ट्रम होता है और वो स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है एमिशन पे। एमिशन का मतलब ये होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में है, तो वापस से किस में आ रहा है? लो स्टेट में आ रहा है, लो एनर्जी में आ रहा है। तो जब हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा, तो एनर्जी को वो लूज़ करेगा, रिलीज़ करेगा, एमिट करेगा, ठीक है? उत्सर्जित करेगा। तो दैट मीन्स वो कर रहा है एमिशन, और इस स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम वर्क करता है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 एमिशन स्पेक्ट्रम पे। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है? तो किस पे डिपेंड करेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम पे करेगा। उस एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए कुछ सीरीज होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा है लाइमन, पढ़ा है बाल्मर, ठीक है? पाश्चन, ब्रैकेट, ठीक है जी, ब्रैकेट, फिर पढ़ा है पीफंड, ठीक है? और पढ़ी हम्परी, ठीक है? ये सीरीज़ पढ़ी है आपने? लाइमन, लाइमन क्या होता है ज़रा समझो, कैसे लाइमन सीरीज़ को पढ़ा जाता है। ख़ैर मैं इसको थोड़ा-सा पेज को एक्सपेंड करता हूँ, फिर ये नीचे चला जाएगा, स्क्रॉल करके जल्दी से ऊपर लाता हूँ, ठीक है? अब जितनी भी देर बच रही है, इतनी देर में मैं इस क्लास को कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की आज ही, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास नंबर 5 कह चूँकि क्लास नंबर अगर 5 आ गई, तो समझ लो बहुत सारा सिलेबस और जोड़ दूँगा मैं। ठीक है? मतलब ये इतना बहुत सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बस इस पे क्वेश्चन्स लगाइए, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा इस पे। क्लियर है? चलिए इस पे क्वेश्चन्स लगाइए, बहुत बेनिफिट यहाँ से आपको मिल जाएगा। ख़ैर जल्दी से देखते हैं। देखो होता क्या है, बहुत सरल सी बात है। मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, अगले पेज पे इसको बता देता हूँ। देखो क्या है, ये एनर्जी की स्टेट्स हैं, ये एनर्जी की स्टेट्स हैं, मतलब ये हाइड्रोजन की लाइन्स मान लो, ठीक है? ये ऐसे करके कुछ बनाई जाती हैं। देखो ऐसे करके बनाई जाएँगी। ये थोड़ी सीधी खींच लेना, ठीक है? कॉपी में नोट्स बना रहे हो, तो थोड़ा सीधी खींच लेना। मैं इस वाले को रफ कर देता हूँ, थोड़ा-सा यहाँ और गैप, देन यहाँ पे और गैप, इतना ही मान लेता हूँ, ठीक है? ये मान लो इनिशियल स्टेट है ni है, जिसकी ni इनिशियल स्टेट 1 है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ स्टेट नंबर 2 है, ऐसे ही यहाँ स्टेट नंबर 3 है, थर्ड स्टेट, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, ठीक है? n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7। समझिएगा स्पेक्ट्रम को। देखो आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे लाइन बनी रहती हैं और ये देखो एनर्जी को ऐसे ऊपर से नीचे की ओर दिखाता है। पहली बात, ये ऊपर का मतलब हाई स्टेट है ये सारी, ठीक है? हाई स्टेट, उच्च स्थिति है, और दैट मीन्स ये है लो स्टेट, ठीक है? निम्न अवस्था, ऊपर है उच्च अवस्था। तो दैट मीन्स ये एरो ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स कोई भी चीज़ है, कोई का मतलब यहाँ बेसिकली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आ रहा है, हाई स्टेट से लो स्टेट में आ रहा है। जब हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा, तो बेटा जी वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, एनर्जी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और जब एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब से 5 से 6 बार बता चुका हूँ, तो आई थिंक ये चीज़ रिमाइंड होती चली जाएँगी। क्लियर? अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में आता है और उसकी लो स्टेट 1 बनती है, लो स्टेट 1 बनती है, तो बेटा उस सीरीज को हम लाइमन कहते हैं, लाइमन कहते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से आ रहा है और वो लो स्टेट में आके केवल n बराबर 2 पे रुक रहा है, दैट मीन्स अगर लो स्टेट 2 बन जाती है, तो उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अभी बताऊंगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अगर थर्ड पे आया तो उसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज। पाश्चन मतलब हाई स्टेट में है और ये लो स्टेट यहाँ पे आ गया थर्ड में, थर्ड से नीचे नहीं जा रहा, थर्ड पे आ गया, मतलब थर्ड उसकी निम्न अवस्था हो गई। थर्ड जब निम्न अवस्था होगी तो उसको हम पाश्चन बोलेंगे, पाश्चन। हिंदी में भी भाई लाइमन को लाइमन ही बोलूंगा, बाल्मर को बाल्मर, पाश्चन को पाश्चन बोलूंगा। ये तो कोई वर्ड मीनिंग है नहीं, ये तो नाम है साइंटिस्ट की, ठीक है? फिर इसके बाद फिर आएगा कौन? ब्रैकेट, ठीक है? इसके बाद अगर निम्न अवस्था ये हो गई 5, तो ये हो जाएगा पीफंड। अगर 6 हो गई तो हो जाएगा हम्परी, हम्परी, ठीक है? हालाँकि लाइमन बाल्मर पाश्चन तक ही पूछता है, बट उसके बाद ही बता रहा हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट है, पीफंड है और हम्परी है, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर ब्रैकेट है तो किसी भी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था 4 पे आएगा, फिर यहाँ पीफंड के केस में 5 पे आएगा और यहाँ हम्परी में किस पे आएगा? 6 पे आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बहुत सरल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो जनरली यहाँ पे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? या फिर 1 बाय लैम्ब्डा। तो मैंने 1 बाय लैम्ब्डा या फ्रीक्वेंसी देखो इधर ऊपर सॉल्व करके अभी बताया है, जल्दी से बताता हूँ देखो। ऊपर अभी सॉल्व करके बताया, देखो वैल्यू ये रही। फ्रीक्वेंसी या फिर 1 बाय लैम्ब्डा कितनी है? 1.096 कितना है? 77 इंटू में 10 की पावर 7 है। तो बस यही ध्यान रखना, यही पूछता है कि कितनी वेवलेंथ लगेगी, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रिक्वायर्ड या व्हाट इज़ द वेव नंबर रिक्वायर्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट कम्स इनटू द लो एनर्जी स्टेट इन अ लाइमन सीरीज। मतलब अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है लाइमन सीरीज में, तो बता दो क्या वहाँ पे वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ के लिए अभी फॉर्मूला देखा, बोलो जल्दी से क्या फॉर्मूला था? व्हाट इज़ द फॉर्मूला? कितना था? 1.0977
9677 है ना, 96 था, चलो 9677 गुणा में कितना 10 की घात 7 10 की पावर 7, ठीक है, कितना था 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर्ड अपॉन में 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर्ड। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये फॉर्मूला है, गिवन है, आपको ऊपर सॉल्व भी करा है, ठीक है मीटर, इसलिए कह रहा हूँ सारी चीजें कैसी पढ़नी है, सारी चीजें एक तरीके से पढ़ो, एक बेस बना के पढ़ो तो चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं, ठीक है। हालांकि आज की क्लास डिफिकल्ट है, क्यों है, क्योंकि हम क्लास नंबर 4 पे आ गए, जो सिंपल सिंपल था वो क्लास नंबर 1 में पढ़ा, तो हमने क्या बनाया, जैसे अब्बाऊ रूल में पढ़ा था, पहले हम लो एनर्जी को भरेंगे, तो हमने लो एनर्जी को भरा, इजीली समझ में आ गया। अब भैया ऑब्वियस बात है, हाई एनर्जी भी तो भरेंगे, जब तो कंपटीशन के लायक बनेंगे। चलिए क्या आगे जल्दी से, अब हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, पुट कर दूं, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर में जनरली आपसे पूछता है, ध्यान सुनिएगा, 1/लैम्डा को हम वेव नंबर भी कहते हैं, अभी पढ़ाया था, तो वेव नंबर की टर्म में पूछता है, तो ये बोलेगा 1 पॉइंट कितना 09677 गुणा कितना 10 की घात 7, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा भाई, हाँ एन आई स्क्वायर्ड माइनस 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर्ड, ठीक है, मुझे सिस्टम भी अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये स्लो चलता है कई बार, ठीक है, 100 मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ 100 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 5 बचेगा, अभी फॉर्मूला बताया था ए की पावर एम, बट्टे में अगर ए की पावर एन है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 7 में से 10 की पावर 2 गया, 10 की पावर 5 बच जाएगा, और 10 की पावर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है, 10 की पावर 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 109677, ठीक है, 1 अपॉन में कितना एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर, बहुत सरल सी बात है, और बट्टे में कितना इक्वल टू में कितना 1/सेंटीमीटर, ठीक है, तो वेव नंबर बराबर हमारा कितना बन गया ये ध्यान रखना, ठीक है, 1 अपॉन में सेंटीमीटर, तो डेट मीन्स न्यू बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 109677, ठीक है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा भैया, फिर ये हल्का सा हैंग करता है, खैर 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर्ड माइनस 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर्ड, ठीक है, और ये 1/सेंटीमीटर है जिसको मैं सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकता हूँ, ऐसी ही बात है, बहुत सरल सी बात है, क्लियर है। तो वेव नंबर ये है वेव नंबर, तो वेव नंबर जनरली पूछता है कि बताओ वेव नंबर क्या रहेगा, ठीक। अगर लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, मैंने क्या बताया, लाइमन सीरीज वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, किसी भी हाई स्टेट से आए, ठीक है, किसी भी हाई स्टेट से आए, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब इसको अच्छे से लिख के बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, इरेज करके, हाँ जी, चलिए, तो लाइमन सीरीज है, मैंने आपको बोला, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई स्टेट में था, मतलब फाइनल स्टेट में था, वो फाइनल स्टेट कुछ भी हो सकती है, वहां से जो इनिशियल स्टेट होगी वो कौन सी होगी 1, मतलब किसी भी फाइनल स्टेट से अगर वो 1 वाली स्टेट में आ जाए तो वो लाइमन सीरीज होगा, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से डायग्राम में भी देखो क्या समझाया था, ये देखो किसी भी हाई स्टेट से, किसी भी हाई स्टेट से, मान लो यहाँ से, मान लो यहाँ से, किसी भी हाई स्टेट से, कोई भी हाई स्टेट हो, बट वो कहाँ पे आ रहा है, हाई स्टेट से, फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, एन आई उसका 1 होना चाहिए, इनिशियल स्टेट का 1 होना चाहिए, तो किसी भी हाई स्टेट से अगर वो एन आई में आता है, इनिशियल स्टेट 1 में आता है, तो उसको हम लाइमन कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो इनिशियल स्टेट की वैल्यू है वो 1 रहेगी, और फाइनल स्टेट की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी, 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है ना, 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी। तो लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वेव नंबर का कितना बन जाएगा 106 ठीक है, 1 अपॉन में एन आई की वैल्यू फिक्स होगी, 1 अपॉन में कितना 1 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एफ का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए जो वेव नंबर का फॉर्मूला है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ मैं बोलूँ बाल्मर सीरीज, बाल्मर, तो बाल्मर के लिए जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और फाइनल वैल्यू 2 को छोड़कर सारी, ठीक है, तो 3 4 5 6 दैट मीन्स सो ऑन, ठीक है। अगर मैं लिख दूं पास्शन, पास्शन फॉर्मूला ऊपर गिवन ही है, तो इनिशियल वैल्यू पास्शन के लिए कितनी होती है 3, फाइनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 4 है 5 है 6 है 7 है, बेटा वेव नंबर ही नहीं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ऊर्जा निकाल के बताओ, एनर्जी निकाल के बताओ, तो आई थिंक आप एनर्जी भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी निकाल के बताओ, तो भैया वेव नंबर निकाला, एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, याद करो, डेली कितना 2.18 10 की पावर -18, ठीक है, एन आई 1 अपॉन में एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर, याद कीजिए, और वो था जूल पर एटम, कुछ भी पूछे निकाल लेना, पर जनरली वेव नंबर पूछता है, उसी की टर्म में आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा कई जगह पे देखो ये फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ठीक है, कई जगह पे ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, इसको आर एच भी लिख देता है, आर एच, ध्यान रखना, आर एच मतलब ये राइडबर्ग कांस्टेंट की ही वैल्यू है, एन आई स्क्वायर अपॉन में कितना 1 अपॉन में एन एफ स्क्वायर, ध्यान रखना ये आर एच राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, तो आर एच
यहाँ पे राइडबर्ग कांस्टेंट है और उसकी एक और वैल्यू है कितना 109677, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी आरएच क्या है, राइडबर्ग कांस्टेंट है, जिसके बारे में आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। क्लियर है? तो ऐसे ही बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ऐसे ही मान लो बाल्मर के बाद कौन आएगा, पास्चन, पास्चन के बाद कौन आएगा, ब्रैकेट आएगा। तो ब्रैकेट के लिए वही मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसके बाद जो एन एफ होगा वो 5 से शुरू होगा। अब तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, सीरीज याद रखना, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पी फंड आएगा, पी फंड के लिए एन आई की वैल्यू 5 होगी। इसके बाद हम्परी आएगा, हम्परी के लिए एन आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और हायर वैल्यू की वैल्यू उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपके पास ऑलरेडी बीएससी की बुक्स होंगी, उससे कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो टॉपिक को खत्म करते हैं। इससे पहले कुछ और बातें बता देते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल्स, एग्जाम में मेंशन है, हमारे सिलेबस में मेंशन है ऑर्बिटल के बारे में, कि ऑर्बिटल के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ऑर्बिटल के लिए कुछ और बातें हमें जो ध्यान में रखनी है वो भी सुन लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ऑर्बिटल से कि नोड्स की संख्या कितनी होती है किसी ऑर्बिटल के लिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स फॉर एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के लिए नोडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगली हेडिंग बेसिकली मैं ये डालूंगा, द नंबर ऑफ नोड्स इन एन एटम। ठीक है, तो नोड्स, ठीक, नोट्स को हिंदी में बेसिकली नोट्स ही बोला जाता है या खाली जगह बोला जाता है। ठीक है, तो नोट्स क्या होता है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। ठीक है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। तो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में आप देख रहे हो खाली जगह बच गई, खाली जगह बच गई, ये खाली जगह बच गई। इस खाली जगह को ही जनरली नोड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड्स। तो ऑर्बिटल का मान लो उल्टी चीज है नोड्स। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का अगर घर है, तो नोड्स वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रहता। ठीक है, मतलब वो खाली जगह जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, उसको हम नोड्स कहेंगे, हिंदी में भी नोड्स ही कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इन सेल में पाया जाएगा, इन सेल में पाया जाएगा। तो उसके बीच की जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। बहुत सरल सी बात है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा डेप्थ में तो नहीं पढ़ाऊंगा, इतनी सी बात बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है n-1। ठीक है, और n आप जानते हैं ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका। ठीक है, इसके अलावा अब आपको पता करना है कि मान लो n बराबर 1 है, फर्स्ट सेल में कितने नोड होंगे। तो भैया ये हो जाएगा 1-1 दैट मींस 0। फर्स्ट सेल में कोई नोड नहीं होगा, दैट मींस फर्स्ट सेल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाता हो। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ n बराबर 2, सेकंड सेल में कितने नोड्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 2-1 दैट मींस 1। तो यस 1 और 2 सेल के बीच में खाली जगह पाई जाती है, ये वाली जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यस, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक नोड अवेलेबल है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला। डायरेक्ट आएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ नोड, या कोई भी n दे देगा, क्या क्या इसके लिए बताइए टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास कहीं से बोल ले कि एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड कितने हैं, या फिर आपसे पूछ ले रेडियल नोड कितने हैं, रेडियल नोड्स कितने हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी वेव होती है साई, ठीक है, इसके दो तीन फंक्शन होते हैं, साई, थीटा, थीटा, फाई, जो कि इसके एंगुलर नोड को दर्शाते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और आर होता है। ठीक है, ये तीन फंक्शन होते हैं साई के। अब ये साई क्या है, इसको अभी जल्दी से आगे लेके चलूंगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साई। खैर, एंगुलर नोड के लिए जनरली जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल एल होता है, एल। और एल आप जानते हैं ये कौन सा था, सेकेंडरी या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम संख्या भी कहते थे। याद कीजिए, पढ़ाया हुआ है सब। तो एंगुलर नोड निकाल लें, बस उसकी वैल्यू एल होगी, जो एल होगा वही एंगुलर नोड होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पी ऑर्बिटल के लिए कितने एंगुलर नोड आएंगे, व्हाट इज द एंगुलर नोड फॉर पी। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 1, एकमात्र एक एंगुलर नोड है। पढ़ा चुका हूँ, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, और फ्यूचर में कोई ऑर्बिटल आया तो उसके लिए संख्या चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा चलिए, व्हाट इज द रेडियल नोड, रेडियल नोड कितना आएगा। तो रेडियल नोड के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है कितना, इट इज एन, n-l-1। ठीक है, n-l-1। ठीक है, इसीलिए जो टोटल नोड बना, जो टोटल नोड बना, टोटल नोड का मतलब कितने नोड्स हैं इसके पास। तो कौन कौन से नोड्स अवेलेबल हैं, नोड्स हैं अवेलेबल, एक तो एंगुलर नोड्स, ठीक है, एंगुलर नोड्स प्लस कौन से नोड प्रेजेंट है यहाँ पे, रेडियल नोड्स प्रेजेंट हैं, एंगुलर नोड्स प्लस रेडियल नोड्स।
ठीक है? तो एंगुलर नोड्स कितने हैं होते हैं L, रेडियन नोड कितने होते हैं प्लस n कितना -L -1। तो जल्दी से यहाँ रखिए वैल्यू तो कितना आ जाएगा n-1 टोटल नोड कितने आ गए n-1 आ गए, ऐसे करके भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। खैर चलिए, तो खैर मैं क्लास को ही बाइंड अप करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता, सीरियसली नहीं लगता कि आज ये हो पाएगा क्योंकि अभी मुझे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ानी है, ठीक है? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाना है। हालाँकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं आपको पढ़ा सकता था पीरियोडिसिटी में भी, बट यहीं पढ़ा देता हूँ क्योंकि जनरली इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? क्योंकि बीएससी लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स में इतने टॉपिक्स हमें दिए रहते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इतने टॉपिक्स हमें दिए रहते हैं। तो क्लास को करता हूँ वाइंड अप, ठीक है? बाकी लाइव क्लास जॉइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चंस लगाने हैं, आइए हमारे साथ जॉइन कीजिए क्लासेस को, ठीक है? और क्लास पसंद आती है तो आप जानते हैं लाइक करना है उसको, शेयर भी करना है, ठीक है? ताकि और भी बच्चे जो हैं क्लासेस के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।